गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांक आईएएस एकेडमी। जैसा हमारे कुछ सेशंस चल रहे हैं सिलेबस डिस्कशन के, और ये क्लासेस सबके लिए फ्री हैं, ओपन हैं, ऐप पर भी, इवन दैट यूट्यूब पर भी आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। तो उसके अंदर हमारी 6 सेशंस जो हैं वो पहले हो चुके हैं। आज हमारा 7th सेशन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। आज हम 7th सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। संध्या वाहुले, आप बिल्कुल क्लास में हैं संध्या वाहुले? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, सो लास्ट के हमने जो 6 सेशंस किए हैं उसके अंदर हमने पेपर 1 को डिस्कस किया है। हमारा जो पेपर 1 जीएस पेपर, सॉरी ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर 1 होता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। और उसका आधा पार्ट, अगर हम इस सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो फिजिकल ज्योग्राफी जो सेक्शन ए बनता है, वो सेक्शन ए के बारे में डिटेल डिस्कशन हमने लास्ट सेशन तक कर लिया था। कल जो हमारा सेशन हुआ था उसके अंदर हमने एनवायरमेंटल ज्योग्राफी तक बात कर ली थी। आज हम सेक्शन बी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के बारे में डिस्कशन जो है वो करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सेक्शन ए में 5 सेक्शन थे, 5 टॉपिक्स थे। वैसे ही सेक्शन बी के अंदर भी 5 टॉपिक हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बेसिकली हमारा जो फोकस होगा वो ह्यूमंस पर ज्यादा होगा, मानव पर ज्यादा होगा। जैसा हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकल चीजों पर ज्यादा था, भौतिक रूप से जो भी चीजें हमें प्रकृति के द्वारा देखने को मिल रही थी उनके ऊपर ज्यादा फोकस हमारा था, जिसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी को देखा था, डिटेल में बात करी थी, क्लाइमेटोलॉजी की बात करी थी, ओशिनोग्राफी, बायोजियोग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब हम बढ़ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ। यानी ज्योग्राफी जो है उसका एस्पेक्ट, यहाँ आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि भूगोल का जो एस्पेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरली सारी चीजें जो देखने को मिल रही वहीं तक सीमित नहीं होता। जनरली जो बच्चे सोचते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब ये होता है यहाँ पर्वत है, यहाँ पर पठार है, यहाँ ये वाली नदी है, यहाँ वो वाली नदी है, बस यही तो पढ़ना होता है ज्योग्राफी के अंदर। नहीं, उन सब नेचुरल एस्पेक्ट्स का, वो सारी जो प्राकृतिक चीजें आपको देखने को मिल रही हैं उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव है, ह्यूमंस पर क्या इंपैक्ट है, ये भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, सेक्शन ए जितना इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी भी उतना ही इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। खंड बी जो है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता है। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर फिर से 5 सब टॉपिक्स देखने को मिलते हैं हमें। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। 5 सब टॉपिक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। एक होता है पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तीसरा है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, चौथा रीजनल प्लानिंग, पांचवा मॉडल्स, थियरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये 5 सब टॉपिक जो हैं इनको हम फिर से एक एक पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। यानी आज का सेशन हमारा डेडिकेटेड होगा पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर, मानव भूगोल में संदर्श। कल हम देखेंगे जो अगला सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में, उसका अगला सेशन जो होगा वो पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी। इस तरीके से इसे हम कंप्लीट करेंगे मल्टीपल सेशंस के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी की। जब मैं पर्सपेक्टिव की बात करता हूं तो पहले तो सबसे बड़ी पहली बात ये आती है, पर्सपेक्टिव होता क्या है। ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है संदर्श, पर्सपेक्टिव, ये होता क्या है। मानव भूगोल तो हम समझ गए सर, ह्यूमन ज्योग्राफी तो हम समझ गए कि ह्यूमन एस्पेक्ट जो है उसको हमें देखना है, मानव का जो दृष्टिकोण है वही हमें रखते हुए चलना है कि उन प्राकृतिक जो फिनोमिनन्स हमने देखे थे, फिजिकल फैक्टर्स जितने भी हमने देखे थे, वो सारे हमारे ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर कैसे इंपैक्ट करते होंगे, हमारा उन पर क्या इंपैक्ट होता होगा। ये सब चीजें हमने लास्ट के 5 टॉपिक्स के अंदर देखी है। पिछले 5 सेशन से हम यही डिस्कस कर रहे हैं। अब हम डेफिनेटली मानव की तरफ बढ़ेंगे, ह्यूमंस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसमें ये संदर्श क्या होता होगा। शब्द जो है वो देखने को मिल रहा है संदर्श, या इंग्लिश में पर्सपेक्टिव। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है वो फिर भी समझ जाते हैं पर्सपेक्टिव मतलब शब्द का मतलब क्या होता है, बट हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ आकर के गड़बड़ाते हैं। ये बीमारी क्या होती है, ये कौन सा नया शब्द आ गया है, इसे हम जानते ही नहीं है। संदर्श या पर्सपेक्टिव का मतलब होता है सिंपल सा, ओके ठीक है, बात करते हैं अभी इस पर भी शायद।
संदर्श या पर्सपेक्टिव का मतलब होता है देखने का नजरिया, किस तरीके से, किस दृष्टिकोण से हम इसको देखते होंगे, किस नजरिए से हम इसको देखते होंगे। यानी भूगोल, प्रकृति में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसको हम किस नजरिए से देखते होंगे। एक नजरिया ये हो सकता है सब लूट लो, फटाफट फटाफट सब चीजें जितनी अपने पास में है सब लूट लो। एक नजरिया ये हो सकता है कि ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिल रही है इनको मानव के हित के लिए कैसे काम में लिया जा सकता है, मानव के जो गुडनेस के लिए कैसे काम में लिया जा सकता है। वहीं एक सोचने का तरीका ये भी हो सकता है मानव को तबाह करने में इन सब चीजों को कैसे काम में लिया जा सकता है। मल्टीपल देखने के तरीके हमारे हो सकते हैं। तो वैसे कुछ संदर्श जो है, पर्सपेक्टिव्स जो हैं, वो समय समय पर डेवलप होते रहे हैं। वो संदर्श क्या है, किस किस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या चीजें उनके अंदर आती हैं, वो पार्ट यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ते हैं। पर्टिकुलर ये सेक्शन जो है उसी चीज को लेकर के बना हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला टॉपिक जो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विभेदन। यानी क्षेत्रों के आधार पर, जगह के हिसाब से, अलग अलग जगह के हिसाब से हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। ये बात हम डेफिनेटली जानते हैं कि हम किसी एक जगह पर अगर अभी खड़े हैं, उससे थोड़ा सा भी दूर अगर हम जाएंगे, 200-500 मीटर, 1000 मीटर दूर भी जाएंगे तो डेफिनेटली चीजें चेंज होंगी। या तो मैदान जो है, अगर किसी मैदान में खड़े हैं हम तो मैदान का स्लोप चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, वहाँ का मौसम जो है वो अलग हो सकता है, टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, रेनफॉल डिफरेंट हो सकता है, मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें डिफरेंट देखने को मिल सकती हैं। तो एरियल डिफरेंशिएशन जो है उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा ह्यूमंस पर, मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा, लोगों की सोच पे क्या प्रभाव आता होगा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सोच जो है वो हमें देखने को मिलेगी। किसी जगह पर बुजुर्गों का सम्मान किया जाता होगा तो किसी जगह पर बुजुर्ग जो है वो, उनका जो है कोई भाव ही नहीं देता होगा, उनको कोई सोचना ही नहीं होगा कि इनको कोई भाव दिया जाए। किसी जगह पर जो है सोचने का तरीका डिफरेंट होगा तो किसी जगह पर सोचने का तरीका डिफरेंट होगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग सोच हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा रीजनल सिंथेसिस, प्रादेशिक संश्लेषण, आसपास जो चीजें हैं, जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक रूप से जो घटनाएं हैं, उनका मानव पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, ह्यूमंस पर क्या इंपैक्ट आता होगा। देन द्विभाजन एवं द्वैतवाद, डिकोथोमी एंड ड्यूअलिज्म, ये क्या होते हैं? ये दो अलग अलग टाइप की थियरीज होती हैं। अगर आप एनसीईआरटी को भी उठाएंगे तो उसमें भी ये थियरीज जो हैं, सर ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट होता है क्या? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ये जो है जैसे ज्योग्राफी जैसा जनरली सब्जेक्ट है कि वो कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। जनरली चीज़ें हम देखते हैं, प्रैक्टिकली लॉजिकल चीज़ें हम देखते हैं कि प्लेट इधर मूव कर रही है तो इसकी वजह से फोल्ड्स क्रिएट हो रहे हैं वगैरह वगैरह, जो कुछ भी हम देखते हैं वो जनरली लॉजिकल चीज़ें और साइंस की वे में चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट थिंकर्स का होता है। कोई व्यक्ति कुछ सोच रहा है, कोई व्यक्ति कुछ सोच रहा है, कोई व्यक्ति कुछ सोच रहा है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का पार्ट जो है इस सिलेबस के अंदर हमें देखने को मिलता है। कोई व्यक्ति किसी नजरिए से सोच रहा है, जैसा कि पर्सपेक्टिव हम वर्ड यूज कर रहे हैं, संदर्श जो शब्द यूज कर रहे हैं, तो नजरिए अलग अलग हैं, देखने का दृष्टिकोण जो है वो अलग अलग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो डिकोथोमी एंड ड्यूअलिज्म जो है उसके बारे में यहाँ पर बात होती है। इसके अलावा एनवायरमेंटलिज्म, कुछ लोग जो हैं वो एनवायरमेंट के हिसाब से सोचते हैं, पर्यावरण के हिसाब से सोचते हैं कि विकास विकास सब धरा रह जाए, डेवलपमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही प्रयास किए जाने चाहिए जो पर्यावरण को बचा सके, पर्यावरण के लिए अच्छे हों, ऐसे ही प्रयास जो है वो किए जाने चाहिए, ऐसे ही काम सरकार को हमेशा करने चाहिए। एक सोच जो है वो ये हो जाती है एनवायरमेंटलिज्म की। एक हो जाती है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड लोकेशनल एनालिसिस, मात्रात्मक क्रांति एवं अवस्थिति विश्लेषण। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, ऐसी रिवॉल्यूशन हो जो क्वांटिटेटिव टाइप की हो, ज्यादा लोग जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हो, क्वांटिटी ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हो। वो कैसे हो सकते हैं? हम एक ऐसी सोच जो है वो लेकर के आ जाएं, जैसे कि आतंकवाद एक सोच है। आतंकवाद जो है उस सोच के साथ में बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ते चले जाते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम कुछ ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अच्छा कर नहीं रहे वो, लेकिन उनके अंदर ये सोच बिठा दी जाती है, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जिसके बाद से वो ऐसा सोचने लग जाते हैं। तो वो सारी चीजें जो है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड लोकेशनल एनालिसिस के अंदर आती है। लोकेशन के अकॉर्डिंग एनालिसिस देखते हैं, किसी जगह पर फिजिकल फैक्टर्स कैसे होंगे, प्राकृतिक कारक जो है वो कैसे होंगे, वहां पर रिसोर्सेज कैसे होंगे, संसाधन कैसे होंगे, उनका प्रभाव मानव पर क्या पड़ रहा होगा, ह्यूमंस पर क्या पड़ रहा होगा। किसी जगह पर रिसोर्सेज अच्छे हो सकते हैं, किसी जगह पर रिसोर्सेज अच्छे नहीं हो सकते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारी चीजों का लोकेशन के हिसाब से, अवस्थिति के हिसाब से एनालिसिस जो है वो हम पढ़ते हैं, विश्लेषण यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके बाद रेडिकल बिहेवियरल ह्यूमन एंड वेलफेयर अप्रोचेस। एक अप्रोच ये हो सकती है उग्र सुधार, बहुत जल्दी जल्दी हमें उग्र सुधार करने हैं, जल्दी 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 जल्दी, उसमें लोगों का नुकसान हो या भला हो, लेकिन हमें करने हैं, बस सुधार करने हैं,
वो हो जाती है एक रेडिकल अप्रोच। एक हो जाती है बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारिक। हम जानते हैं कि कुछ चीजों को कुछ चीजों को होने में समय लगता है, लेकिन हम रेडिकल अप्रोच जो है वो अपना रहे थे पहले, कि बहुत ज्यादा 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 एक जने की सोच ये हो सकती है, एक व्यक्ति की सोच ये हो सकती है, हम बहुत ज्यादा जल्दी 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 सब कुछ चेंज करके रख देंगे। संभव नहीं हो पाता कई बार, व्यावहारिक सोच रखनी पड़ती है, प्रैक्टिकल सोच रखनी पड़ती है। तो हाँ, करंट में भी रहते हैं बिल्कुल, ये टॉपिक जो है वो करंट में भी रहते हैं। क्वेश्चन भी थिंकिंग पर डिपेंड होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। तो बिहेवियरल अप्रोच कैसी है, ह्यूमन के हिसाब से सोच रहे हैं, मानव के भले के लिए सोच रहे हैं, वेलफेयर जिसको हम कहते हैं, कल्याण के लिए सोच रहे हैं। जैसे कि आप हमारे संविधान के बारे में भी जब आप पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में भी हमें ये साफ साफ दिखाई देता है कि हमारा संविधान जो है वो वेलफेयर अप्रोच रखता है, कल्याणकारी अप्रोच जो है वो हमें देखने को मिलती है। हम आगे फंडामेंटल राइट्स को भी पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी पढ़ते हैं, और जो डीपीएसपी है उनको भी पढ़ते हैं, तो उनसे भी देख करके हमें यही समझ आता है कि भारत जो है वो कल्याणकारी सोच रखने वाली सरकार जो है उसके बारे में बात करा। संविधान जो है वो कल्याणकारी सोच रखता है, लेकिन लोगों की सोच क्या है, सरकार की सोच, आज के जमाने में हम सरकार को देख रहे हैं, तो सरकार की सोच क्या है, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव हो रही है। यहाँ पर जो लोग हैं, हमेशा से अलग अलग लोगों का राज रहा है, अलग अलग लोग, एक व्यक्ति जो है वो कई लोगों को प्रभावित कर सकता है। खासतौर से अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं, तो आप जो है वो आगे जा करके आपकी सोच कैसी है, आप चाहते हैं आईएएस बनना, किस लिए सर, जाकर के करप्शन करेंगे, अच्छा 500 करोड़ का घोटाला करेंगे, 2000 करोड़ का घोटाला करेंगे, खूब सारा पैसा लेकर के आएंगे, एक सोच ये हो सकती है। दूसरा एक और व्यक्ति आपका साथी होगा, या दूसरा साथी आपका ऐसा होगा, ये सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है कि दूसरा साथी ऐसा है, मैं सर थोड़ा इस टाइप का हूँ या इस टाइप की हूँ कि लोगों का भला करना जो है वो चाहता हूँ, तो लोगों का भला करने के लिए आप वेलफेयर अप्रोच के साथ में आईएएस बन सकते हैं। तो आईएएस बनने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना, किसी की गर्लफ्रेंड रूठ के चली गई तो गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए आईएएस बनना है, किसी के पिताजी ने ताना मार दिया तो पिताजी को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, किसी को बस आईएएस बनना है, शो ऑफ करना है, दिखाने के लिए बनना है। मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं, देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, सोचने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, कारण अलग अलग हो सकते हैं, मोटिवेशन फैक्टर्स जो हैं, ड्राइविंग फैक्टर्स जो हैं, ड्राइविंग फोर्सेस जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो चीजें हमारे सामने हैं उनको देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, आप उनको अलग अलग तरीकों से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड सेक्युलराइजेशन, भाषाएं, धर्म और धर्मनिरपेक्षता, ये सारे टॉपिक्स क्या होते हैं। अगेन देखिए, ये पार्ट पर्टिकुलर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर कहीं ना कहीं ये पार्ट जो है वो हमारी थोड़ा फिलोसॉफी से कनेक्ट होता है, थोड़ा हमारा जो भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान में भी जो फिलोसॉफी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो फिलोसॉफी से दार्शनिक मत जो है उनसे थोड़ा जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है सर। लैंग्वेजेस जो होती हैं, रिलीजन्स जो होते हैं, धर्म जो होते हैं, सेक्युलराइजेशन जो होता है, धर्मनिरपेक्षता जो होती है, या पंथ निरपेक्षता भारत के अंदर अगर हम बात करें, ये सब तो सर, जैसे सेकुलराइजेशन, सेकुलर वर्ड जो है वो तो हमें प्रियम्बल में ही देखने को मिल जाता है, तो वहीं से ये पार्ट जो है वो जुड़ते हुए दिखाई देंगे। जैसा मैं पहले भी कहा था स्टार्टिंग में मैंने आपको, कि ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत सारे सब्जेक्ट में एक साथ आपको एंट्री करता हुआ दिखाई देगा, अलग अलग जगहों पर इसकी एंट्री आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर इसकी एंट्री थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन साइड पे, पॉलिटी वाले टॉपिक्स के अंदर आज पर्टिकुलर जो है वो आपको होती हुई दिखाई दे रही होगी, तो वहां से भी ये पार्ट जो है वो कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सांस्कृतिक प्रदेश, अलग अलग क्षेत्र जो हैं उनकी संस्कृतियां अलग अलग प्रकार की हैं, अलग अलग कल्चर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, तो उनको स्टडी करेंगे कि भारत के आसपास या भारत के अंदर किस टाइप की कल्चर होगी, तो चाइना वाले रीजन में कैसी कल्चर होगी, तो रशिया वाले रीजन में कैसी कल्चर होगी, तो यूएस वाले रीजन में कैसी कल्चर होगी, तो यूरोप वाले रीजन में क्या होगा, अफ्रीका में किस तरीके की कल्चर होगी, तो ऑस्ट्रेलिया में किस टाइप का कल्चर होगा, संस्कृति होगी, उन सब का सांस्कृतिक प्रदेश जो है, रीजन्स जो हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनको स्टडी करेंगे कि कल्चरल रीजन्स किस किस टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, उनमें क्या विशेषताएं हैं, कुछ अच्छा भी होगा कुछ बुरा भी होगा। अच्छा और बुरा देखने का हमारा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, देखने का नजरिया हमारा अलग हो सकता है, दूसरों का अलग हो सकता है, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए कोई चीज़ अच्छी हो सकती, बुरी हो सकती, जिसको हम, उनके लोगों के लिए अच्छी हो सकती, हम उसको बुरे के रूप में देखते होंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। और डेवलपमेंट की बात आएगी, मानव, देखिए डेवलपमेंट किसका करना है अल्टीमेटली,
ह्यूमंस का करना है। विकास किसका करना है? भौतिकवादी चीजों का थोड़े ना करना है, ह्यूमंस का करना है, मानव का विकास करना है। तो मानव कितना अच्छे से विकसित हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट कितना अच्छे से हो रहा है, वो हम मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी आपने देखा होगा करंट अफेयर्स में कि अभी थोड़े दिन पहले ही जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट हमें देखने को मिली, भारत एक रैंक जो है वो लुढ़क गया। तो वैसे ही कुछ चीजें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो वो सोचने के क्या नजरिए थे, क्या देखते हैं वो, जैसे एजुकेशन को देखते हैं, कैसी शिक्षा मिल रही है लोगों को, एजुकेशन कितने समय तक मिल रही है, उस चीज़ों को देखते हैं, रहने का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ये सब चीज़ें देखते हैं। वही सब चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, मानव विकास सूचकांक के अंदर, कि वो मानव जो है, ह्यूमन जो है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए इकोनॉमी से कनेक्ट हो गया, ये जो अर्थव्यवस्था जीएस पेपर 3 हम पढ़ते हैं, या प्रीलिम्स के लिए भी अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो वहां से कनेक्ट हो गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो क्या होता है, मानव विकास सूचकांक जो है वो क्या होता है। तो ये इकोनॉमी से भी कनेक्ट हो जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो क्या होता है। यूएन पार्शलिटी कर रहा है एसडीआई में, वो श्रीलंका को हमसे ऊपर दिखा रहा है। श्रीलंका वास्तव में एसडीआई में हमसे हमेशा से ही ऊपर रहा है। पर कैपिटा इनकम में भी श्रीलंका जो है वो हमसे काफी ऊपर है, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, लेकिन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में भी श्रीलंका जो है वो हमसे काफी ऊपर है। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं यहाँ पर हम देखते हैं, लोगों की सोच कैसी होती है, बहुत अलग टाइप का ये अपने आप में टॉपिक है। ये ज्यादातर फिलोसॉफी से जुड़ता हुआ, दार्शनिक चीजों से जुड़ता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच होगी। कोई ये सोचेगा कि ये जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं इनको फटाफट फटाफट खत्म कर लेते हैं, अपना जीवन तो छोटा सा है, 60 70 साल 80 साल का जीवन है, इसमें सारे रिसोर्सेज खत्म कर लेते हैं, अगले आने वाली पीढ़ी जो है वो अपने हिसाब से सोचती रहेगी, देखती रहेगी, वो अपने हिसाब से जुगाड़ करते रहेंगे, मरते हैं तो मरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सोच ये हो सकती है। एक सोच ये हो सकती है कि हम अभी से बचा करके रखें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी जो है उनको भी रहने का या जीने का जो मौका है वो मिल सके, एनवायरनमेंट बचा रहे, पर्यावरण बचा रहे। तो ऐसी बहुत सारी टाइप की थिंकिंग जो है, बहुत सारे प्रकार के संदर्श, पर्सपेक्टिव, देखने के नजरिए, दृष्टिकोण जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनको कि हमें यहाँ पर स्टडी करना होता है। ठीक है, इन सबको हमें यहाँ पर स्टडी करना होता है। तो ये पूरा टॉपिक हमारा कुछ इस टाइप से होता है। इसे तैयार कहाँ से करें सर? वही देखिए, एक तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी, एनसीईआरटी जितना बेस जो है वो तो तैयार होना ही चाहिए, तब जा करके हम कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो है उनको पढ़ पाएंगे। तो एनसीईआरटी पढ़नी है सारी। इसके अलावा एनसीईआरटी तो सर हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेते हैं, मेंस के लिए पढ़ लेते हैं, तो ऑप्शनल में क्या अलग से पढ़ेंगे? ऑप्शनल के लिए कुछ बुक्स आती है जैसे कि ज्योग्राफिकल थॉट बाय माजिद हुसैन, आप इसे ले सकते हैं। भौगोलिक विचार या भौगोलिक चिंतन, माजिद हुसैन साहब की किताब है, आप इसे देख सकते हैं। ज्योग्राफिकल थॉट बाय आर डी दीक्षित, इस बुक के साथ जा सकते हैं आप। आर डी दीक्षित साहब की भौगोलिक विचार की एक किताब है। और ज्योग्राफिकल थॉट बाय सुदीप्ता अधिकारी, तो सुदीप्ता अधिकारी जी की भी एक किताब है। तीनों में से कोई भी एक किताब जो है उसके साथ जा सकते हैं। कभी कभी कुछ चैप्टर्स हमें इसमें ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, कुछ चैप्टर्स इसमें ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, कुछ पार्ट जो है वो इसमें ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंगली हमें पढ़ना होता है। आपके साथ पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी अलग से पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी, भले ही मेरे साथ पढ़े या किसी के भी साथ पढ़े, एनसीईआरटी हमेशा बेस बनाएगी ही बनाएगी। हाँ, अगर आपने एनसीईआरटी पहले से पढ़ रखी है तो डेफिनेटली आप सीधा स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जा सकते हो। अब एक तो क्वेश्चन था कि सर ओजांक सर की रिकॉर्डेड क्लास और आपकी लाइव क्लास किस तरह से चलेंगे? देखिए मेरी लाइव क्लास तो रोज एक क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे हमारी 1 घंटे की क्लास जो है हर रोज चलेगी। और ओजांक सर की क्लासेस जो है, जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, देखो यूट्यूब पर वही डिस्कशन चल रहा है, हिंदी मीडियम वालों के लिए कौन सा ऑप्शनल है। अभी हिंदी मीडियम वाला यही सोचता रह जाता, मीडियम मीडियम ही खेलता रह जाता है। कॉन्सेप्टर के स्टूडेंट है, उन्हें भी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। देखिए अगर आपने पढ़ा भी है, क्लास में पढ़ा भी है, तो भी रिवीजन कहाँ से करेंगे? पढ़ने के लिए तो एनसीईआरटी ही चाहिए ना, जहाँ से आप पढ़ेंगे। कोई पढ़ने के लिए बुक तो चाहिए ना जिससे आप पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए तो एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जहाँ से आप उस एनसीईआरटी वाले पार्ट को जो है फिर से पढ़ पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, उसके लिए तो चाहिएगी चाहिएगी।
नो डाउट आपने क्लास में कंसेप्ट को समझ लिया, कंसेप्ट को समझने के बाद कहीं से पढ़ना तो पड़ेगा ना उसको। तो ओजांग सर की क्लासेस जो है, जो पेपर वन वाली क्लासेस है, वो तो आपको एज इट इज रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, आप जब चाहें तब उनको देख सकते हैं। एक दिन में 10 देखना चाहें, एक दिन में 10-10 मिनट करके एक एक क्लास को देखना चाहें, जैसा भी आप करना चाहें वैसे आप उनको देख सकते हैं। पेपर टू की क्लासेस जो है वो लाइव रहेंगी, तो हर रोज 1 घंटे की क्लास होगी, हो रही है, अभी चल रही है, मंडे से स्टार्ट हो गई है। और आज भी हुई थी, आज यूट्यूब पर नहीं थी वो लाइव, सिर्फ 3 दिन तक यूट्यूब पर डेमो क्लासेस जो है वो अवेलेबल थी। बट अगर आप ऐप पर जाएंगे तो अभी भी आज की क्लास जो है वो ओपन क्लास थी, सभी बच्चे उसको देख सकते हैं। और कल की क्लास जो होगी वो भी ओपन क्लास रहेगी, ऐप पर आप उसको देख सकते हैं। तो 5 क्लासेस जो हैं इस वीक में, जो 5 क्लासेस हुई हैं, वो सारी की सारी 5 क्लासेस जो हैं वो आप देख सकते हैं। और हर रोज 1 घंटे की क्लास हमारी होती रहेगी, उसी के साथ में हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो वो लाइव आपके पास में अवेलेबल रहेंगी, आप उनको लाइव देख सकते हैं, या लाइव अगर आप लाइव टाइम पर नहीं देख पाते हैं, उस समय पर आप बिजी रहते हैं, तो बाद में रिकॉर्डेड आपको मिली जाती है, आप उसको देख करके अगले दिन क्वेश्चन अगर कोई रह जाता, डाउट अगर कोई रह जाता, तो आप पूछ सकते हैं, वो कोई इशू नहीं रहेगा। जैसा कि आप दूसरी क्लासेस देखते हैं वैसे ही पेपर वन की क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड एक साथ आपको अलॉट हो जाएंगी, तो आप जब जब जैसे जैसे चाहें वैसे वैसे उनको देख सकते हैं। अब तक अवेलेबल नहीं हुई है ओजांग सर की रिकॉर्डेड क्लासेस, हो जाएंगी वो अभी कुछ टेक्निकल चीज़ों के चलते, पुरानी ऐप से नई ऐप पर जो शिफ्टिंग हो रही है उन टेक्निकल चीज़ों के चलते वो अभी प्रॉपर आ नहीं पाई हैं, अभी आ जाएंगी, फिर आपको अवेलेबल हो जाएंगी, उसमें कोई इशू नहीं होगा। सर 2023 देना है, कब तक सिलेबस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई, मोस्ट प्रोबेबली फेब तक हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिकॉर्ड क्लास एक दिन में 2 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं आप, आपकी कैपेसिटी चाहिए। ओके। तो ये बुक्स हैं जिनमें से किसी एक बुक के साथ आपको जाना रहेगा, सारी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ चैप्टर्स किसी बुक में अच्छे हैं, तो कुछ चैप्टर्स किसी बुक में ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, बट स्टिल मैं यही कहूँगा किसी एक बुक के साथ जाइए, बहुत सारी किताबें जो है वो खरीद करके आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, एक किताब के साथ रहिए। माजिद हुसैन साहब की किताब ले सकते हैं, ज़्यादातर चैप्टर्स उसमें ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप उस वो किताब के साथ में जा सकते हैं, या कोई और भी आपको पसंद आती है तो एक किताब के साथ ही जाइएगा। एनसीईआरटी के अलावा, एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, साथ में दूसरी कोई एक किताब के साथ ही जाएगा, ऐसा नहीं कि मैंने 3 की लिस्ट दी तो आप तीनों खरीद के लिया है, इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। बेस्ट वन बताइए, बताया ना मैंने, माजिद हुसैन साहब की किताब जो है वो ज्यादा अच्छी है, काफी सारे चैप्टर्स ज्यादा अच्छे हैं, तो आप इसी बुक के साथ में जा सकते हैं। अब जो आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट्स हैं, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, 20% का डिस्काउंट चल रहा है अभी हमारे सारे कोर्सेज पर, चाहे आप ऑप्शनल का कोर्स खरीदें, चाहे कॉन्सेप्टर बैच खरीदें, चाहे एनसीईआरटी बैच खरीदें, 20% की छूट चल रही है। और ये छूट जो है वो आपको 15 तारीख से 30 तारीख तक जो है वो देखने को मिलेगी, 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में, यानी आज 20 अक्टूबर हो चुकी है, तो अगले 10 दिनों तक ये ऑफर जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप जब भी जो भी बैच लेना चाहते हैं वो इस बैच को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं ojang.edu.com, वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारी ऐप जो है ओजांग एडू ऐप, उस पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। जियोग्राफी ऑप्शनल बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, जैसा मैंने आपको बताया, आज 4 क्लासेस हो चुकी है, कल 5वीं क्लास होगी, सुबह मॉर्निंग 10 बजे, हर रोज सुबह हम 10 बजे जो है वो क्लास बच्चे मिल रहे हैं मुझसे। तो अगर आप अभी भी छूट गए हैं, रह गए हैं, बच गए हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने कभी ऑप्शनल पहले ले रखा है, रिकॉर्डेड क्लासेस ले रखी हैं, वो भी अगर इस पेपर टू की क्लास को फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पेपर टू की लाइव क्लासेस जो है वो उनको सिर्फ डिफरेंस अमाउंट में मिल जाएगी, यानी कि 15,000 उन्होंने ऑलरेडी पहले पे किए थे, 20,000 का ये कोर्स है, तो 5,000 ही एक्स्ट्रा दे करके वो इस पेपर टू की लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर वन की रिकॉर्डेड क्लासेस उनको उपजांग सर की अवेलेबल रहेंगी, और पेपर वन टू की जो है लाइव क्लासेस उनको मिल जाएगी। तो फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए ही ये डिस्काउंट है, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, बाद में ऐसा ना हो कि फीस जो है वो आप लोगों के लिए बढ़ जाए पेपर टू की लाइव क्लासेस के लिए। इसमें पेपर वन जो है वो रिकॉर्डेड ओजांग सर का क्लासेस मिलेंगे आपको, पेपर टू मेरी क्लासेस लाइव रहेंगी जो अभी चल रही हैं, 4 क्लासें हो चुकी हैं। एनसीईआरटी बैच, इसमें भी 20% ऑफ का डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा, अगर कोई बच्चा फ्रेश नया बैच खरीद रहा है
तो 20% डिस्काउंट यानी 16,000 में ये बैच जो है वो आपको मिल जाएगा। अभी दिवाली ऑफर के चलते 20,000 का कोर्स आपको 16,000 में मिल जाएगा। जैसा कि एनसीईआरटी बैच है, एनसीईआरटी बैच की फीस 5,100 रुपीज है, बट अभी 20% ऑफ के चलते 4,080 रुपये में, 4,080 रुपीज में ही ये कोर्स अवेलेबल हो रहा है। तो बहुत अच्छा मौका है, आप इसके साथ में जा सकते हैं। सर इन पेपर वन इफ यू वी हैव एनी डाउट सो कैन वी क्लियर विथ यू, बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। पेपर टू का भी सिलेबस एनालिसिस बिल्कुल होगा, पेपर वन का खत्म हो जाए उसके बाद पेपर टू का स्टार्ट करेंगे। पहले ही कहा था मैंने आपको कि 20 टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस में, तो 20 सेशन हम करेंगे डेफिनेटली। 20 सेशन के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, सारे सिलेबस को कवर करेंगे। ओके, तो एनसीईआरटी का बैच जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है 20% डिस्काउंट के साथ में, मात्र 4,080 रुपये में। तो अभी कोई बच्चा लेना चाह रहा है, अभी कोई बच्चा रह गया, आपका कोई फ्रेंड रह गया है, आपका कोई रिलेटिव रह गया है, तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अभी दिवाली पर जो है ऑफर चल रहा है 20% ऑफ का, सारे कोर्सेज पर चल रहा है, कॉन्सेप्टर पर, ऑप्शनल, दूसरा ऑप्शनल ज्योग्राफी के अलावा भी कोई दूसरा ऑप्शनल अगर आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं वहां पर भी आपको 20% डिस्काउंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी ऑप्शनल के साथ जाना चाहते हैं, कॉन्सेप्टर के साथ जाना चाहते हैं, एनसीईआरटी बैच के साथ जाना चाहते हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब सेशन को यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। कल के सेशन में हम आगे वाला टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे कि उसको, उसके अंदर क्या चीज़ें आती है, क्या पॉइंट्स आते हैं, उन्हें कैसे पढ़ा जाता है और किन किन सोर्सेज से हम उनको पढ़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।